गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग भारत की खोज के अंतर्गत पढ़ेंगे महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक, पृष्ठ संख्या 27। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत। आप लोग को इनके रचनाकारों के नाम अवश्य पता होंगे। रामायण के रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत के रचनाकार है महर्षि वेद व्यास। अब कितने लोग रामायण के रचनाकार तुलसीदास कह देते हैं, किंतु रामायण के रचनाकार तुलसीदास नहीं, रामचरित मानस के रचनाकार हैं तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी और उसके बाद भी टुकड़े जोड़े जाते रहे। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं लेखक कि ये जो दोनों महाकाव्य हैं इनको इस रूप में आने में सदियां लगी होंगी, किंतु समय समय पर बहुत सारे लोगों ने इसमें प्रक्षिप्त अंश जोड़ दिया है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि यह वही महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित मूल रामायण है या महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित यह वही मूल महाभारत है। समय समय पर विख्यात पुस्तकों में क्या किए जाते हैं? प्रक्षिप्त अंश जोड़े जाते रहे हैं। तो इन्होंने जो रूप आज ग्रहण किया है, समय समय पर उसमें टुकड़े जोड़े जाते रहने का हमें पता चलता है, यह लेखक कह रहे हैं। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृतांत मिलता है, अर्थात जो भारतीय आर्य थे, जो उनका प्रारंभिक समय था जब वे इस देश में आए थे, तो उस समय का उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी जीवन शैली, इन सब की झलक यानी पूरा वृतांत हमें देखने को मिलता है। उनकी विजयों और उस समय के गृह युद्धों का जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे, उसका भी विवरण हमें यहाँ प्राप्त होता है, इन महाकाव्यों में प्राप्त होता है। मुझे इसके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। लेखक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि ये जो दोनों महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, और हमारे देश में बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, किंतु आम जनमानस से लेकर जो विशेष वर्ग है, सभी में एक समान रूप से जो लोकप्रियता और ख्याति इन दो महाकाव्यों ने प्राप्त की और कोई पुस्तक प्राप्त नहीं कर सकी। यह लोगों के भीतर तक अपना स्थान बना चुकी हैं। आज बच्चे बच्चे से पूछ सकते हैं, शायद ही ऐसा कोई होगा जिन्हें इन दो महाकाव्यों की कहानी पता ना हो। थोड़ी या अधिक या पूरी लोगों को पता है। तो इसके नायक कौन है, इस महाकाव्य का खलनायक कौन है, ये लोगों को सब पता है। तो क्या कह रहे हैं कि अपनी मजबूत स्थिति यानी लोगों के मन में इन्होंने व्यापक प्रभाव डाला हो। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इनका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसका एकदम अभी जीवंत उदाहरण आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन जो हुआ कोरोना महामारी के कारण, तो दूरदर्शन ने रामायण सीरियल का क्या किया? प्रसारण प्रारंभ किया। बहुत ही पुराना यह सीरियल है, रामानंद सागर द्वारा बनाया हुआ। किंतु जब मैं बच्चा था, आपके सामने जो मैं खड़ा हूँ, जब मैं बच्चा था तब यह सीरियल दूरदर्शन पर प्रसारित होता था। आज मैं बड़ा हो चुका हूँ, अच्छी खासी मेरी आयु हो चुकी है, किंतु सोचिए वो तब जितना लोकप्रिय था, आज भी टीआरपी के मामले में उसने एक रिकॉर्ड बनाया। यानी सोचिए कितने गहरे तक उसने स्थान बनाया है इस कहानी ने, इस महाकाव्य ने। तो
लोगों के जीवन पर इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ तक कि लोग बातचीत में भी इन महाकाव्यों का उल्लेख करते हैं। अगर कुछ उदाहरण भी देना हो तो लोग इन महाकाव्यों की बातों से क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। परम सत्य है कि दोनों ही महाकाव्य भारतीय जीवन शैली के क्या हो गए हैं, अंग बन चुके हैं। आज नायक और जो खलनायक जो इन दो महाकाव्यों में हैं, लोग वो उन रूपों में समाज की कल्पना करते हैं। वैसे समाज की लोग कल्पना करते हैं कि वैसा होना चाहिए और उसकी बातें भी करते हैं। इसमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए इन दो महाकाव्यों की ऐसी विशेषता है कि ये बुद्धिजीवियों के लिए भी उपयुक्त है और एकदम अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति के लिए भी उतना ही उपयुक्त है। आप जो पढ़ा लिखा नहीं है, आप कई सारे लोग ऐसे हैं भारत में, आज भी भारत पूर्ण साक्षर देश नहीं है, यहाँ 100% साक्षरता नहीं है। लेकिन आज भी आप गांव में चले जाइएगा, जो बड़े बुजुर्ग कहलाते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, किंतु वे रामायण की चौपाइयों को, माफ़ कीजिएगा, रामायण की कथा को ऐसे बताते हैं जैसे लगता है उन्होंने पूरी रामायण पढ़ ली हो। तो बहुत ही गहराई तक हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए इसमें सामग्री उपलब्ध है। इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे। कि किस तरीके से वे, हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में कास्ट सिस्टम है, जातियों में बटे हुए लोग हैं, कर्म के आधार पर आज हम लोग नहीं जाने जाते, हम लोग जन्म के आधार पर हमारी जातियां निश्चित कर दी जाती हैं। जो जिस जाति में जन्म लेता है उसको उसी जाति का मान लिया जाता है, भले उसे कर्म कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, जो पूर्णतः अनुचित है। किंतु इनके बीच आज हम लोग जानते हैं कि जातियों के नाम पर कितने अत्याचार होते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। रोज टीवी और समाचारों में हमें देखने को मिलता है कि जातियों के आधार पर समाज में कितना शोषण, कितना अत्याचार व्याप्त है। तो उस समय भी क्या था, जातियां थीं, लेकिन उनको किस तरीके से एकजुट रखा जाए वहाँ देखने को मिलता है। उनके मतभेदों को सुलझाते थे, यानी किस तरीके से लोगों के बीच, जो अब दो लोग हैं तो वहाँ मतभेद हो ही सकते हैं, क्योंकि कहा भी गया है मुंडे मुंडे मति भिन्ना, अर्थात प्रत्येक मुंड में भिन्न बुद्धि का निवास होता है। अगर सब में एक ही तरह की बुद्धि होती, सब एक ही तरह का दृष्टिकोण रखते तो दुनिया भी एक जैसी होती। इतनी विभिन्नता हमें देखने को नहीं मिलती। तो जहाँ दो लोग रहेंगे उनमें मतभेद हो ही सकते हैं। तो किस तरीके से मतभेदों को सुलझाया जाता है इन महाकाव्यों में देखने को मिलता है। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह से भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। यानी उन्होंने एकता बनाए रखने के लिए नजरिया प्रस्तुत किया कि किस तरीके से समाज में विभिन्नता होते हुए भी एकता बनाई रखी जा सकती है, लोगों के बीच समानता स्थापित की जा सकती है, यहाँ हमें देखने को मिलता है। अगली कक्षा में हम लोग और विस्तार से इसको जानेंगे और पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं भारत की खोज के अंतर्गत महाकाव्य, इतिहास और परंपरा और मिथक।